हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पर हम नया एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है प्रैंक प्रे के पास होती है। प्रे बहुत ज़्यादा शॉकिंग में थी और डरी हुई थी क्योंकि अभी तो माई प्रैंक के साइड पे, तो ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट लाने वाली थी। और प्रैंक उसे बोलते कि कैसा लग रहा है प्रे, बताओ ना मुझे, तुम तो मेरी भतीजी हो, मैं तुम्हें बुरा थोड़ी बोलूँगी, बताओ ना मेरा एक्टिंग कैसा लग रहा है। प्रे तो कुछ समझ नहीं पाती। प्रैंक बोलते कि इतने टाइम से तुम सबके सामने ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि तुमसे इनोसेंट तो कोई है ही नहीं, तुमसे अच्छी तो कोई है ही नहीं, और तुम सबके सामने मुझे विलेन बनाने के लिए लगी हुई थी और सब लोग मुझे गलत भी समझ रहे थे। तब तो तुम्हें बड़ा मजा आ रहा था, अब क्या हो गया, मैं भी तुम्हारा ही गेम खेल रही हूँ। जिस तरह से तुम सबके सामने अच्छा बन के मुझे विलेन बना रही थी, मैं भी वही कर रही हूँ। तुम्हें बुरा लग रहा है कि क्या हुआ? अब तुम सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तुम्हें क्या लगा तुमसे आगे मैं हूँ और तुम कभी मुझे जीत सकती हो? कभी भी नहीं। अगर तुमने ये सारी हरकतें करना बंद नहीं किया ना, तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है तुम्हें आइडिया भी नहीं। ऐसा वो बोलती है। प्रे कुछ बोलती उससे पहले फिर से वो बोलती है कि तुम बस इतने टाइम से सबके सामने अच्छा होके ऐसा दिखा रही थी कि मैं गलत हूँ, सबका सिंपैथी ले रही थी और मुझे बार बार गलत साबित कर रही थी, मेरी रेपुटेशन को टारगेट कर रही थी। अब देखो मैं वही कर रही हूँ, मैं सबके सामने कितनी अच्छी एक्टिंग करती हूँ। तुम्हें तो इम्प्रेस होना चाहिए, मुझे कोई अवार्ड दो प्रे। क्या हुआ, कुछ बोलो ना। ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम इतने टाइम से इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी नेफ्यू को थोड़ा सा एक्टिंग सिखाई दूँ, क्योंकि अब माँ माँ होती है और बेटी तो बेटी होती है ना। और तुमने जो भी सीखा है वो तुम्हारे आंटी से सीखा है और मैं तुमसे ना डबल हूँ, कुछ भी बोलो। ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम मेरे रास्ते में आओगी तो तुम तबाह हो जाओगी। जो कुछ सालों पहले हुआ था वो फिर से दोबारा होगा और इस बार तुम बचोगी भी नहीं। अगर हो पाए ना तो मैं एक फ्री सजेशन दे रही हूँ, ले सकती हो तो ले लो। कोई ऐसा आदमी ढूंढो जिसको तुम्हारे पास से कुछ फ़र्क पड़ता ना हो, तुम्हारे पास से कुछ भी इफेक्ट पड़ता ना हो सकता है कोई तुम्हें उठा ले ये सोच के कि तुम्हारे साथ एटलीस्ट बेड पार्टनर ही बनने में अच्छा लगेगा। अगर वो ऐसा बंदा मिले तो चुपचाप जाओ और उसे शादी करके घर बसा लो, वरना तुम अगर पूरी लाइफ मेरे पीछे पड़ोगी, मुझे बर्बाद करने के पीछे पड़ोगी या फिर मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पीछे आओगी ना, तो तुम खुद ही बार बार हॉट होगी। ये तो तुम लिख के रख लो। ऐसा वो बोलती है। प्रे को बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन प्रे इस बार प्रैंक को कुछ भी नहीं बोल पाती। अगले सीन में दिखाया जाता है डाई प्रे के पास आता है। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर काम नहीं करोगी, तुम दूसरे ब्रांच पे काम करोगी। ये सुनने के बाद प्रे बोलते हैं कि इसका कोई खास रीजन। डाई बोलता है कि नहीं, बस मैं चाहता हूँ। ये सुनने के बाद प्रे उसे बोलती है कि प्रैंक ने बोला है ना मुझे कहीं और काम करने के लिए, तुम्हें फोर्स कर रहे हैं ना मुझे यहाँ से शिफ्ट करने के लिए। ये सुनने के बाद डाई बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद प्रे बोलते कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम क्यों नहीं चाहते मैं यहाँ पर काम करूँ। ये सुनने के बाद डाई उसे बोलता कि क्योंकि मुझे डर है, तुम्हें फी से प्यार हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो प्रे थी वो तो शौक में, वो बोलती कि क्या बकवास कर रही हो। ये सुनने के बाद जो डाई था वो बोलता है कि मैंने देखा है जब भी तुम उसकी तरफ देखती हो एक अलग ही नज़र होता है जो मेरे लिए कभी भी नहीं था। आई नो मेरा कोई चांस नहीं है तुम्हारी लाइफ में, फिर भी मैं नहीं चाहूँगा कि तुम फी से प्यार कर बैठो, क्योंकि मैंने देखा हुआ है प्रैंक तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर तुम फी के नज़दीक भी रही, पी के आसपास भी रही, तो तुम्हें वो तबाह कर देगी। ये सुनने के बाद प्रे बोलती कि मेरी लाइफ में कोई भी स्पेशल नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है, तुम मुझे इतने टाइम से जानते हो। ये सुनने के बाद डाई बोलता है कि फिर भी मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, वो भी फी की वजह से। मैं बस तुम्हें फी से दूर रखना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात को मना मत करना। ऐसा वो बोल देता है। और हमें दिखाया जाता है डाई बाहर जाता है और उसके बाद वो प्रैंक की बातों को याद कर रहा था। तो हमारी प्रैंक मैडम ने ऐसे डाई को कन्विंस किया था कि जो फी था वो तो बहुत सिंपल सा आदमी था, बहुत हम्बल सा, हर किसी के साथ अच्छे से बर्ताव करने वाला, और ये चीज़ को उसने प्लस पॉइंट रख लिया। और वो बोल रही होती है कि दाई को कि प्रेम बहुत इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना, उसे बचपन में किसी का प्यार नहीं मिला, उसके माँ बाप जल्दी मर गए, तो उसे ऐसे अगर कोई प्यार से बात करता है तो भी उसके साथ अटैच हो जाती है। मुझे डर है, फी इतना हम्बल है, इतना स्वीट है, तो उससे वो प्यार कर बैठेगी, लेकिन फी का नेचर ऐसा नहीं है, इन दोनों को थोड़ा अलग रखना पड़ेगा वरना मेरी रिव्यू हॉट होगी। ऐसा उसे बोल दिया था। ये चीज़ डाई को बड़ा कन्विंसिंग लगा, मतलब उसे कहीं ना कहीं ये बात का डर तो था। अब देखो कुछ भी हो, प्रे की तरफ कुछ भी नहीं,
प्रे की तरफ से तो कुछ भी नहीं, लेकिन डाई की तरफ से तो कहीं ना कहीं उसे लाइक करता है, तो इसीलिए उसने ये सब बोला हुआ था। प्रैंक बस यहीं पर नहीं रुकती, वो हर तरफ से प्रे को ब्लॉक करना चाहती थी, इसीलिए वो वन के पास जाती है, वन यानी कि डाई की एक्स वाइफ। तो वो उसे बोलती है कि जो प्रे है वो बस देखने में इनोसेंट है, वो तुम्हारे एक्स हस्बैंड को भी सीरियस कर रही है और इवन तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड को भी। फी था उसका एक्स बॉयफ्रेंड, और उसके बाद वो बहुत इनोसेंट बोलते कि प्लीज़ तुम एक काम करोगी, मुझे अपनी ब्रदर इन लॉ की थोड़ी चिंता हो रही है, और तुम तो उसके एक्स फ्रेंड भी हो, भले ही एक्स गर्लफ्रेंड थी वो छोड़ो, तो प्लीज़ तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स हस्बैंड को बचाने के लिए प्रे को इन सब से दूर कर सकते हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट उसके सामने नहीं जा सकती बोल के उसे इतना मस्का लगाती है कि वन तो वो ऐसे कन्विंस हो जाती है। वो बोलती है कि आप फिक्र मत करो, प्रे को इस गेम से आउट करने का जिम्मेदारी मेरा है। और उसके बाद वन जाती है प्रे के पास, जो भी डिज़ाइन उसने बनाया हुआ था उसको उसके मुँह पर मार दिया, बोलती कि आज के बाद तुम इस प्रोजेक्ट में नहीं रहोगी। प्रे बोलती कि इसका क्या रीजन है। ये सुनने के बाद वन बोलती कि सिंपल है, मुझे पसंद नहीं हो तुम, मुझे ये पसंद नहीं कि कोई भी लड़की आके मेरे एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स हस्बैंड दोनों को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सुनने के बाद वो बोलती कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड कौन है। अब तक प्रे को पता नहीं था, वन और डाई हस्बैंड वाइफ हुआ करते थे, तो वो बोलते हैं कि वो डाई। और उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि मैं बस मेक श्योर कर रही हूँ कि मुझे जो लड़की पसंद नहीं, जिस लड़की की वजह से मेरी मैरिड लाइफ ख़राब हो गई, मैं उससे अपने प्रोजेक्ट में देखो, ऐसा वो बोल देती है। ऐसे प्रैंक ने ऑलरेडी प्रे को परेशान करने के लिए, प्रे को नीचा दिखाने के लिए वन को तो उससे बड़े पोस्ट में दे दिया था, तो अभी प्रे उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि वो उससे सीनियर थी। उसे टेंशन तो बहुत हो रही थी, क्योंकि धीरे धीरे करके उसके हाथ से सारा गेम फिसलता जा रहा था। और उसके बाद प्रे अपने घर पे होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो समझ चुकी थी प्रैंक उसे हर तरफ से ब्लॉक करवा रही है, इवन डाई की तरफ से। डाई भी नहीं चाहता था वो यहाँ पर काम करे, और वो तो डाई के अंडर पर ही इस ऑफिस में काम करने के लिए आई थी, और अभी फी के नज़र में भी इतना अच्छी तो बन नहीं पा रही, और माई इस ऑफिस पे आ गई। मतलब हर जगह पे प्रैंक प्रे से 2 स्टेप आगे दिखाई दे रही थी, जो प्रे के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात थी। लेकिन अभी भी ये बाजी प्रे के हाथों में ही था, क्योंकि अभी किंग उसे कॉल करता है, उसे याद आता है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। और उसके बाद किंग उसे बोलता है कि अभी मैं अपने मॉम से मिलने जा रहा हूँ, और मैं आज उनको बता दूंगा मुझे पायलट बनना है, मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद वो उसे बोलता है कि लाइफ में पहली बार मैं किसी भी चीज़ के लिए ऐसे हिम्मत जुटा के जा रहा हूँ, और वो सब आपकी वजह से। वो तो बहुत खुश हो रहा था, और वो उसे बोल रहा था कि आप इसी तरह से हमेशा मेरे सपोर्ट में रहना। प्रे उसे बोलते है कि डोंट, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और उसके बाद वो उसे बोलती है कि हो सकता है तुम्हारी मम थोड़ा स्ट्रिक्ट बने, पहले वो मना कर दे आंटी, लेकिन वो ऐसी नहीं है, तुम्हें लगे रहना है, तुम्हें उन्हें कन्विंस करना है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो तो भी चलेगा, लेकिन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, उनको कन्विंस करके रहना है कि तुम्हें यही सब्जेक्ट पढ़ाई करनी है, और तुम पीछे बिल्कुल भी मत हटना, आज तुम ही जीतोगे, ऐसा वो बोलती है। वो उसे इस तरह से मैनिपुलेट करती है कि किंग बोलता है कि हाँ मुझे अपने सपनों के लिए ये सब करना है। किंग को लग रहा था प्रे उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था, उसे थैंक यू बोलता है। और उसके बाद प्रे फ़ोन को रखती है और वो सुकून की सांस लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कार पे, किंग चला जाता है, और उसके बाद वो अपने मॉम को मिलता है। वो जो फॉर्म था वो लेके दिखाता है, और बोलता है कि मॉम मुझे ये करना है। ये सुनने के बाद प्रैंक बोलती है कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना, तुम्हें बिजनेस मैनेजमेंट करनी है, ये नहीं। ये सुनने के बाद किंग बोलता है कि मॉम पर मुझे ये करना है, मुझे ये सब ड्रीम है मेरा। और हर माँ चाहती है ना अपने बच्चे का ड्रीम पूरा हो, और आप कैसी माँ हो जो ये नहीं चाहती कि मैं जो चाहता हूँ वो पूरा हो, बल्कि आप वो कराना चाहते हो जो आप चाहते हो। ये सुनने के बाद प्रैंक वाज लाइक ये पहली बार इस तरह से जुबान लड़ा रहा है, बेसिकली बोला जाए तो लोकल लैंग्वेज। और उसके बाद वो उसे बोलते कि तुम्हें ये सब किसने सिखाया। किंग बोलता है कि किसी ने भी नहीं मॉम, मुझे ये पढ़ाई करनी है। प्रैंक बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगी, मैं तुम पे इतना ज़्यादा खर्च कर रही हूँ पैसे, तो मैं तुम्हें ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट लेने नहीं दूँगी। ये सुनने के बाद किंग बोलता है कि मैं अपने पैसे से करूँगा, ऐसे भी मेरे भी यहाँ पे अंकल फी तो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं ना, तो मैं आपका फुट एक कौड़ी नहीं लूँगा, मैं आपका 1 रुपये भी नहीं लूँगा, लेकिन मुझे एक कोर्स पढ़ना है। और उसके बाद प्रैंक बोल रही थी कि तुम मेरे साथ जुबान नहीं लड़ा सकते। वो बोलता है कि मुझे आप आज अपने करियर की चिंता है, और मुझे अगर 2 शब्द बोल के आपके साथ थोड़ा सा आर्ग्यू करके मुझे अपने सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा, अपने सपनों को तरफ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो मैं करूँगा, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है।
और मैं आपकी बातों पे नहीं आऊँगा, मुझे अपने सपनों के लिए थोड़ा लड़ाई करनी है, मुझे माफ़ कर देना, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उनको बोलता है कि आप दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना बंद कीजिए, आपने मुझे पैदा किया है, आप मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है, आप मेरी माँ हो, ये भी मुझे पता है। इट डजंट मीन कि आपका मेरी पूरी लाइफ पे हक है और आप मुझे रिमोट की तरह दबा के रिमोट कंट्रोल मशीन की तरह काम करवाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे वही करना है जो मैं चाहता हूँ, ऐसा वो बोल के वो बड़े गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। प्रैंक वाज लाइक ये सब क्या चल रहा है, वो तो बिल्कुल ऐसे एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी कि ये सब क्या हो गया अचानक से। और किंग को दिखाया जाता है, किंग थोड़ा आगे जाता है और वो बहुत ज़्यादा सुकून की सांस लेता है, क्योंकि बेचारा इतने साल का हो गया लेकिन आज तक उसने कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ की नहीं थी जो उसके मन का था। तो चलिए गाइज, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लाऊंगी। ऐसे ये अगर मैं एक ही पार्ट में करती तो थोड़ा लंबा बन जाता। प्लीज़ मुझे आप लोग थोड़ा और प्यार दिखाना, और ये ड्रामा तो मैं किसी भी कीमत पे ख़त्म करूँगी। बस कंडीशन है कि सबटाइटल आना चाहिए, क्योंकि अभी भी 10 एपिसोड के सबटाइटल आए। तो मेक श्योर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते रहेंगे ऐसे ही अमेजिंग ड्रामे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।